बीए पार्ट 3 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जो इतिहास ऑनर्स के रूप में रखे हुए हैं उनको मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। जैसे इसके पहले हम यहाँ 3 अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथे अध्याय में देखेंगे, जिस चौथे अध्याय में कर्नाटक में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की बात है कि कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक जगह पे अंग्रेजी राज्य की स्थापना किस प्रकार से होता है। और इस संदर्भ में जैसे बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस पाठ को ही अलग अलग खंडों में बांटने का काम किया हूँ, जिसमें मैं मुख्य रूप से यहाँ 3 बिंदुओं को ही रखने का काम किया हूँ, जिसमें भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के संदर्भ में हम बातें आप लोग के बीच में लाएंगे। और इसके बाद यहाँ देखेंगे पुर्तगालियों का प्रवेश किस प्रकार से होता है। और पुनः हम यहाँ बातें करेंगे आपसे कि भारत में पुर्तगालियों के पतन के क्या वजह थे, क्या कारण थे और किस कारण से पुर्तगालियों का भारत से पतन हो गया। तो इन तमाम बातों पे हम जिक्र करेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा हो तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस पे हम बातें करते हैं कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन की जो स्थिति रही है, कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं भारत में किस प्रकार से आगमन हुई, आने का क्या वजह था, किस कारण से वो भारत को ही सबसे बेहतर समझने का वो प्रयास कर रही थी या कैसे बेहतर समझ गई। तो अगर हम विश्व की स्थिति को समझें, विश्व की बातों को देखें, तो उसमें प्राचीन काल से ही भारत के बारे में आप जानते हैं कि आपके इतिहास से ही यह बातें जानकार एक तरह से उपलब्ध हो जाता है कि प्राचीन काल से ही भारत को एक समृद्धशाली राज्य के रूप में या समृद्धशाली देश के रूप में जाना जाता है। और यह विश्व को बिल्कुल आकर्षित करते रहने का हर संभव कार्य किया है विश्व के रूप में। जैसे आप यह समझ रहे हैं कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, तो यह आर्थिक रूप से इतना संपन्न था, इतना मजबूत था कि यह पूरे विश्व को ही आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ था। और यहां तक भी कहा जाता है कि संसार का सर्वाधिक यदि धनवान देश के रूप में कहा जाए तो यह धनवान देश भारत के रूप में जाना जाता था। भारतीय वस्त्रों की बात समझें, इसके साथ आभूषणों की स्थिति को समझें, यहाँ के बर्तनों की दशा को समझें, या ये जितने सब वस्तुओं का नाम मैंने बताया, ये संसार के प्रत्येक देशों में इसकी मांग सबसे ज्यादा होती थी। जहां भी इन तमाम वस्तुएं जो जाती थी बाजारों में वहां बिक्री के लिए, तो इसका मांग सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि यहाँ के वस्तु जो होते थे सुंदर ढंग के बनाए जाते थे और वहां के मंडियों में, वहां के बाजारों में इसकी मांग सबसे ज्यादा और सबसे पहले बिकने वाला यह वस्तु होता था। शुरू में आप यूरोप की स्थिति को समझेंगे कि यूरोप की स्थिति इस प्रकार से था कि भारत के बीच में अगर व्यापार, यहाँ अरब और ईसाई जो थे, अरब और ईरानी के रूप में, जो सौदागर के रूप में या सौदागरों के माध्यम से यहाँ का व्यापार होने का कार्य होता था। और अरब और ईरानी की जो भारतीय यानी ऐसे व्यापारी जो थे, या भारतीय वस्तुओं को यूरोप और अफ्रीका के बाजारों में ले जाकर बेचने का काम करते थे और वहां पहुंचाते भी थे। व्यापार का यह सिलसिला लगभग अगर कहा जाए तो 400 वर्षों तक यह चलते रह गया। अरबों का, ईरानियों का यह व्यापार का जो सिलसिला था यह लगभग 400 वर्षों तक कंटिन्यू रूप से चलते रह गया। और फिर आप देखेंगे पुनर्जागरण का जो समय आता है, जैसे आप इसके पहले के सीरीज में पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षा में ही पढ़ चुके हैं, पुनर्जागरण यानी पुनः जगने की जो स्थिति होता है, पुरानी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से वापस आने की जो बात आता है, ऐसे संबंध में पुनर्जागरण का जो बातें होगा, तो पुनर्जागरण जो है, इस पुनर्जागरण काल में लाल सागर से होते हुए अगर आप पाएंगे कि लाल सागर से होते हुए या स्थल मार्ग से यूरोपीय जो भी यूरोपियन थे, यूरोपियन भी भारत में आना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब रास्ते बंद कर दिए गए, रास्तों को क्लोज कर दिया गया, रास्ते बंद हो गए, तो नए समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू किया गया। और इस भी की अगर हम ईसा की 15वीं सदी की बात करें तो यहाँ यूरोपियनों जो भी थे उनके द्वारा समुद्र मार्ग की जो खोज किया गया, तो एक प्रथा चल गई कि समुद्र मार्ग की खोज की जाए। और इस खोज के 2 प्रमुख कारण सामने प्रकट भी होते हैं। वह दोनों कारण के रूप में आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला अगर कारण के रूप में हम कहें आपसे, तो यहाँ स्थल मार्ग के यहाँ खोज होने का मतलब है कि माल को लाने और ले जाने में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वैसे कठिनाइयों के सामना करने से वंचित हो जाना। इसके बाद आप देखेंगे कि स्थल मार्ग के माध्यम से सामानों को ले जाने में कठिनाइयां होता था। बहुत से स्थानों पर सामान ले जाते समय, अपने माल को ले जाते समय चुंगी यानी टैक्स के रूप में, कर के रूप में देना पड़ता था।
और रास्ते में कभी कभी ऐसा स्थिति होता था कि ले जाते समय माल को लूट जाने का भी भय बना रहता था। स्थल मार्ग से यूरोप तक माल ले जाने के लिए अगर बातें हो रही हैं कि यूरोप तक माल ले जाने के लिए समय बहुत ज्यादा लगता था, और जब समय ज्यादा लगता था और रास्ते में लुटा जाने का भय हमेशा मन में बना रहता था, और इस तरह से स्थल मार्ग से जो यूरोप सामान जाता था, यह माल ले जाते समय अधिक खर्च भी वहन करना पड़ता था। और जब खर्च अधिक होगा तो खर्च को देखते हुए अगर वस्तुओं की स्थिति को समझा जाए तो खर्च को देखते हुए उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। जिससे दूसरा अगर कारण के रूप में हम यह समझें कि दूसरा कारण है कि एशियाई माल के जो समस्त व्यापार थे, उस व्यापार पर इटली के जो व्यापारी थे उन लोगों का अपना प्रभुत्व स्थापित था, अपना एकाधिपत्य वो बनाए हुए थे इटली के व्यापारी, और वे एशियाई व्यापार के कारण बिल्कुल धनवान हो चुके थे। इटली के जितने व्यापारी थे वो एशियाई व्यापारों के कारण बहुत ही धनवान हो चुके थे। अतः उत्तर एवं पश्चिम की जो स्थिति है, यह यूरोपियन जातियों के स्पर्धा और धन लोलुपता की बात आएगी कि यह भावना उन लोगों के अंदर बहुत ही बढ़ गई थी और वे नए मार्ग की खोज करने में प्रयत्न करने लगे थे। अब आता है समुद्र मार्ग की खोज की बात कि समुद्र मार्ग की खोज किस प्रकार से होता है। यानी भारत में जो यूरोपीय व्यापार के साथ अगर हम देखेंगे कि समुद्र मार्ग की खोज, तो समुद्र मार्ग की खोज के संदर्भ में आपको यह ज्ञात होगा कि कई तरह से समुद्र मार्ग की खोज करने का प्रयास किया गया। जैसे भौगोलिक ज्ञान और दिशा संबंधी जो दिशा सूचक यंत्र होता है, उस समुचित ज्ञान के माध्यम से या यह अभाव नहीं था, या बिल्कुल एक कहा जाए कि दिशा सूचक यंत्र जो आज हम लोग आसानी से समझ पाते हैं, वो उस समय इसका जानकारी लोगों को नहीं था, और समुचित ज्ञान के अभाव में यूरोपीय नाविकों को लगभग 100 वर्षों तक पता लगाने में यह सफलता मिल नहीं सका। स्पेन के शासक थे, स्पेन के शासक के सहायता प्राप्त कर इटली की कुशल नाविक जो थे, उस नाविकों में कोलंबस की भारत में आने की जो जिक्र होता है कि कोलंबस भारत के लिए चला हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो भारत के लिए चला लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। और जब अमेरिका चला गया तो वह अपने भ्रम के कारण ही, वह भ्रमवश ही उसे भारत समझ बैठा, और उसका नाम वहां जब अमेरिका पहुंचा तो भारत या उसका नाम इंडियंस का नाम रख दिया। जब अमेरिका पहुंचा तो उसका नाम वहां भारत या इंडियंस रख दिया। और भारत और इंडियंस नाम रखने का मतलब होता है कि वह समझ गया कि हम भारत पहुंच गए हैं, इंडिया में पहुंच गए हैं, और उसका नाम इंडियंस रख दिया। और इस विफलता के बावजूद भी देखा जाए तो यूरोप के अनेक देशों द्वारा भारत पहुंचने के लिए समुद्र मार्ग की खोज करने का या समुद्र मार्ग खोजने का क्रम रुका नहीं, यह क्रम जारी ही रहा, यह क्रम चलता ही रहा। इस दिशा में सर्वप्रथम अगर सफलता की बात कहा जाए तो पुर्तगाली नाविकों को ही प्राप्त हुआ। भारत पहुंचने का जो रास्ता था, यह सबसे पहले अगर सफलता देखी जाए तो पुर्तगाली नाविकों का रहा, जिसमें अगर हम नाम रखें कि पेड्रा द कोइलम का नाम आप जानते होंगे। पेड्रा द कोइलम, यानी पेड्रा द कोइलम जो था, यह 1487 से लेकर 1488 के बीच में यह जिक्र आता है। 1487 से 1488 के बीच में यह सबसे पहले अगर हम कहें कि मलाबार में पहुंचा, यूरोपियन के रूप में सबसे पहले मलाबार में पहुंचने का काम, यानी कि पेड्रा द कोइलम 1487-88 में पहुंचा। वह भारतीय समुद्र मार्ग का पता लगाने वाला अगर कहा जाए तो इस समुद्र मार्ग का पता लगाने वाला सबसे पहला पुर्तगाली नाविक के रूप में कहा जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे पहले पुर्तगाली नाविक के रूप में वो कौन नाविक है जिसने भारत के समुद्र मार्ग का पता लगाया। तो वह पुर्तगाली नाविक है पेड्रा द कोइलम, जो 1487 से 1488 के बीच में पता लगाया था। और इस प्रकार से कई बार समुद्री मार्ग का ज्ञान अगर कहा जाए कि यहाँ प्राप्त करने के बाद पुर्तगाली नाविक का और ज्यादा हौसला बढ़ गया। और हौसला बढ़ने का ही देन है कि 22 मई 1498 ईस्वी में 22 मई 1498 ईस्वी में, जैसे आप वास्को डी गामा का नाम जानते हैं, वास्को डी गामा, यह भारत पहुंचने वाला हम लोग ऐसे आप याद भी करते हैं इतिहास के प्रश्न के रूप में कि वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरिक्ष के कालिकट में यानी केप ऑफ गुड होप
के रास्ते से होते हुए वह भारत पहुंचने वाला यानी कालीकट पहुंचने वाला वह नाविक हुआ। और कालीकट के शासक उस समय वास्को द गामा को व्यापार करने की सुविधा दे दिया। जो वहाँ के अगर हम बातें करेंगे तो कालीकट के संदर्भ में भी बातें करेंगे कि वहाँ केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पुर्तगालियों को व्यापार करने का जो सुविधा दे दिया गया, इस सुविधा से अब अरब व्यापारियों के विरोध के कारण यहाँ अरब व्यापारी भी इस पुर्तगालियों का विरोध करना शुरू कर दिए। और 1499 ईस्वी में वास्को द गामा अरब व्यापारियों के विरोध जब तेजी से होने लगा तो वास्को द गामा को वापस भागना पड़ गया और समुद्र मार्ग की खोज मध्य युग की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जानी जा सकती है। पुनः यहाँ जिक्र के रूप में आपको मिलेगा कि वास्को द गामा जो था इसका प्रयास विफल नहीं हुआ, यह प्रयास में लगा ही रहा और पुर्तगाली व्यापारी भारत के जो यहाँ संबंध कहा जाए कि भारत के साथ संबंध कायम करने में बिल्कुल सफल रहे। और इनके सफलता के ही कारण है कि 1500 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारियों में कालीकट के पास जो कोचिन नामक जगह है, उस कोचिन नामक जगह में एक कोठी बनाने का उन लोगों ने कार्य किया। कालीकट के शासक जो आप जमोरिन का नाम जानते हैं कि कालीकट के राजा जिनका दो नाम आता है, एक सामूरी नाम आता है, दूसरा जमोरिन नाम आता है, यानी कि सामूरी के रूप में भी आप जान सकते हैं या जमोरिन के रूप में भी आप जान सकते हैं या जमोरियन भी इसको कहा जाता है कि जामोरी या जमोरियन या सामूरी जो राजा थे वहां उन्हीं की आज्ञा प्राप्त करके यहाँ कोठी की किलेबंदी करने का भी इन लोगों ने प्रयास किया। शासक का जो संरक्षण था, इस संरक्षण को पाकर अरब व्यापारी जो भी थे उनके विरोध में या विरोध के बावजूद भी पुर्तगालियों ने कालीकट में, कोचिन में, कनौर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करने का प्रयास किया और इन लोगों ने स्थापना भी किया। अरब और पुर्तगाली व्यापारियों के बीच कई बार संघर्ष हुए। आपसी जो अरब और यहाँ पुर्तगाली व्यापारी थे आपसी कई बार संघर्ष किए, परंतु पुर्तगालियों के विरोधी थे या सारे विरोधी के जो भी प्रयत्न थे या सब के सब प्रयत्न विफल हो गए। 1506 ईस्वी में आपको ज्ञात होगा कि गोवा नगर पर पुर्तगालियों ने अधिकार ही कर लिया। 1506 में गोवा नगर पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार कब हुआ, तो 1506 में ही पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। और पुर्तगाली व्यापारियों की हकीकत अगर कहा जाए कि यानी हरकत इस प्रकार की थी कि यह हरकत जो था यह कालीकट के शासक जमोरिन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब जमोरिन को यह पसंद नहीं आया तो यहाँ पे उसने पुर्तगालियों को केवल व्यापार ही करने की सुविधा दी थी, लेकिन यहाँ बात आ रहा है कि कालीकट राज्य की समृद्धि जो था अरब व्यापारियों पर ही निर्भर थी। अतः जमोरिन पुर्तगालियों को निकाल बाहर करने का प्रयास करने लगे थे और व्यापार बनाम यहाँ राजनीति की बात आने लगी थी कि पुर्तगाली जो थे यहाँ व्यापार करने आए, लेकिन यह व्यापार बनाम राजनीति करना शुरू कर दिए। व्यापार बनाम राजनीति की बातें यहाँ पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में होने लगी। तो व्यापार बनाम राजनीति की अगर स्थिति को हम समझें तो पुर्तगाल अधिकृत क्षेत्र का यहाँ पहला वायसराय के रूप में अगर नाम रखा जाए कि सबसे पहला वायसराय डी अल्मीडा का नाम आता है। सबसे पहला वायसराय के रूप में डी अल्मीडा का नाम जिक्र में आता है कि डी अल्मीडा था और वह नीले पानी, जिसे हम ब्लू वाटर कह सकते हैं, कि नीले पानी के नीति का समर्थन करता था। नीले पानी का नीति आप समझ रहे हैं कि नीले पानी का नीति क्या है। 1505 से लेकर 1509 ईस्वी के बीच में डी अल्मीडा जो वहां के वायसराय का एक काल रहा है, तो इस काल में पुर्तगालियों की सामुद्रिक शक्ति जो थी वह सुरक्षित रखने की भरपूर चेष्टा की गई थी। वह पूरब में साम्राज्य कायम करने के लिए वह बिल्कुल कहा जाए कि कायम करने के पक्ष में नहीं था, परंतु डी अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क जो आए, जो पुर्तगालियों के वायसराय थे, अल्बुकर्क पुर्तगालियों का एक नया वायसराय जब नियुक्त किया गया तो अल्बुकर्क एक तरह से कहा जाए कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के साथ वह भारतीय राजनीति में भाग लेकर पुर्तगालियों के साथ यानी पुर्तगालियों के लिए साम्राज्य कायम करने का वह प्रयास कर रहा था। वह यह चाह रहा था कि भारत की जो सक्रिय राजनीति है उस राजनीति में वह हिस्सा ले और यहाँ पुर्तगालियों का स्थान निश्चित कर दे। दक्षिण भारत में बहमनी और यहाँ बहमनी के साथ विजयनगर साम्राज्य की स्थिति को समझेंगे तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थिति में यहाँ
ऐसे राज्यों के जो आपसी संघर्ष थे, वह आपसी संघर्ष दोनों राज्यों के बीच में जब चल रहा था, इसी संघर्ष का यह फायदा जो था अल्बुकर्क ने उठाने का भी प्रयास किया। और अल्बुकर्क ने इस प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर उसने बीजापुर राजा के जो प्रसिद्ध बंदरगाह था यानी गोवा, उस गोवा पर भी उसने 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया। और 1510 में ही वो गोवा के जो बंदरगाह थे उस पर अधिकार किया। और इस विजय से अल्बुकर्क जो था उसकी महत्वाकांक्षा और ज्यादा बढ़ गई, उसकी इच्छाएं और ज्यादा बढ़ गई। भारत में और जगह पे वह अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करने लगा। जब उस बंदरगाह पे अल्बुकर्क के जो पुर्तगाल के माध्यम से पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि उसी वर्ष कालीकट के शासक जो थे, उस शासक ने यानी जमोरिन के राजमहल में, जिस जमोरिन के यहाँ सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली पहुंचे थे, तो उन्हीं के राजमहल में अल्बुकर्क ने डाका डलवा दिया। डाका डलवाना यानी कि पूरा लूटपाट मचाया। और इतना लूटपाट मचाया कि उसमें के जितने धन संपत्ति वो लूट सकता था लोग लूटा, और उसके बाद उस किले में ही आग लगा दिया। इसके साथ आप देखेंगे कि कालीकट के बाद गुजरात के या गुजरात की जो स्थिति थी, यानी गुजरात में डयू नामक जगह पर एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है, ऐतिहासिक जगह है डयू। तो उस डयू नामक जगह पर यहाँ पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया। और भारतीय क्षेत्रों पर इस तरह से अगर अधिकार कर अल्बुकर्क चाहता था, अल्बुकर्क की यह सोच बनी हुई थी कि वह कोलंबो के साथ, जैसे मलक्का और पुर्तगाली, वहां पे कोलंबो, मलक्का और ऐसे जगहों पे वह पुर्तगाली कारखानों की स्थापना कर लिया। ये दोनों स्थान ऐसे पूर्वी क्षेत्रों के व्यापार के सबसे प्रमुख क्षेत्र थे, प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाते थे। और अहमदनगर, बीजापुर की सम्मिलित सेना ने 1512 ईस्वी में गोवा पर अधिकार करने के लिए आक्रमण भी किया, लेकिन उन्हें पराजय का ही हाथ लगा, पराजय का ही सामना करना पड़ा। इस तरह से पुर्तगाली की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई, क्योंकि पुर्तगालियों को हराना, यहाँ विजयनगर और विजयनगर के साथ आप बीजापुर की बात देखें तो इन लोगों के क्षमता से बाहर की बात हो गई। इस प्रकार अल्बुकर्क प्रथम ऐसा पुर्तगाली व्यापारी था, या पुर्तगाली वायसराय के रूप में कहा जा सकता है, कि जिसने भारत में पुर्तगाली के जो पुर्तगाली थे वैसे पुर्तगालियों के दृढ़ साम्राज्य निर्माण का सपना पूरा करने का कार्य भी किया। अल्बुकर्क को विजेता के साथ साथ अगर हम कहें कि विजेता के साथ साथ वो एक अच्छा प्रशासक भी था, तो एक प्रशासक भी था, लेकिन अच्छा था या बुरा था, ये आगे हम समझेंगे इस बातों को कि वो कितना अच्छा और कितना बुरा था। कि उसने अनेक पुर्तगाली अफसरों को नियुक्त किया और उन्हें भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित करने का काम भी किया। उसकी सोच भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने की कुछ और थी, और कुछ और में जैसे आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक कार्यों में वह हिंदुओं का सहयोग प्राप्त भी किया। विवाह का जब संबंध स्थापित किया तो उससे वो अपने प्रशासनिक कार्यों में हिंदुओं का काफी सहयोग उसे मिला। और भारतीय पंचायत व्यवस्था जो थी पहले से चल रही थी, वैसे पंचायत व्यवस्था को उसने जैसे को तैसे रखने का भी कार्य किया, उसमें किसी तरह का वो बदलाव नहीं किया। लेकिन मुसलमानों के प्रति उसने दमन की नीति अपनाई, और जब वह मुसलमानों के प्रति दमन की नीति अपनाई, जो आगे चलकर पुर्तगालियों के लिए यह बहुत खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि उस समय मुसलमान साम्राज्य भारत में चरमोत्कर्ष पर थे, और इसलिए पुर्तगालियों के लिए यह खतरनाक साबित हो गया। 1579 ईस्वी में आप पाएंगे, इससे पहले आप देखेंगे कि अल्बुकर्क की जब मृत्यु हो जाती है, कि अल्बुकर्क की मृत्यु ऐसे 1515 ईस्वी में जब हो जाती है, तो उसके मृत्यु के बाद पुर्तगाली जो थे इनके सामुद्रिक शक्ति बढ़ा दी थी, और पश्चिमी किनारे पर उनका एक तरह से एकाधिकार भी स्थापित हो चुका था। यानी भारत का जो पश्चिमी किनारा था वहाँ पुर्तगालियों का पूरा एकाधिकार हो चुका था, वहाँ किसी और भारतीयों का भी अधिकार नहीं था। अल्बुकर्क के बाद अगले वायसराय के रूप में पुर्तगाल से नूनो दा कुन्हा जब भारत में आए, तो नूनो दा कुन्हा पुर्तगाली वायसराय जब नियुक्त किए गए, तो नूनो को गुजरात के शासक जो थे बहादुर शाह, यानी कि बहादुर शाह के साथ गोवा पर अधिकार करने के लिए एक तरह से युद्ध करने की स्थिति आ गई, और युद्ध भी करना पड़ा। बहादुर शाह वहां युद्ध में मारा गया। कोंकण का क्षेत्र जो था वो पुर्तगालियों के अधिकार में भी आ गया, और बंबई पे, बेसिन पर और चोल तक पुर्तगालियों ने अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर लिया। यानी पुर्तगालियों का प्रभाव और बढ़ना शुरू हो गया।
मद्रास के पास जो अगर थोमे में या थोमे के जो बंदरगाह थे, उस बंदरगाह पर पुर्तगालियों का भी अधिकार हो गया। 1579 ईस्वी में बंगाल में पुर्तगाली पश्चिमी से बढ़ते हुए पूर्वी देश क्षेत्रों में, यानी कि बंगाल के जो हुगली था और चटगांव था, वैसे जगहों पे पुर्तगालियों ने अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार 16वीं सदी के उत्तरार्ध में अगर कही जाए तो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में पूरब के साथ साथ यूरोपीय यानी व्यापार पर पुर्तगालियों का बिल्कुल एकाधिपत्य अपना स्थापित हो चुका था। पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर बीजापुर, अहमदनगर और इसके साथ जो कालीकट थे, वहां के शासकों ने अब सम्मिलित रूप से, जैसे देखा गया भारतीय शासकों के द्वारा कि पुर्तगाली संपूर्ण भारत पर शासन स्थापित करना चाह रहे हैं, तो यहाँ सम्मिलित रूप से बीजापुर, अहमदनगर और कालीकट के राजाओं ने सम्मिलित रूप से 1571 ईस्वी में यह पुर्तगालियों के साथ पुर्तगालियों को खदेड़कर बाहर करने का प्रयास किया। युद्ध करते हुए इन लोगों ने सोचा कि पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ दिया जाए, लेकिन यह सम्मिलित रूप से लड़ने के बाद भी इन्हें सफलताएं नहीं मिली। पुर्तगाली वहां विजित रहे। इस आक्रमण के फलस्वरूप अगर कहा जाए कि पुर्तगाली मुगल साम्राज्य के समय यानी मुगल साम्राज्य के साथ संबंध स्थापित करने का जब प्रयास करने लगे, तो उस प्रयास में उस समय अकबर की राजधानी जो फतेहपुर सीकरी हुआ करता था, तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में पहला ईसाई मिशन 1580 ईस्वी में भेजा गया पुर्तगालियों के द्वारा। फतेहपुर सीकरी में सबसे पहले 1580 में ईसाई मिशन वहां भेजा गया और जेसुइट मिशन के लोग वहां अकबर को ईसाई धर्म में दीक्षित करने का प्रयास करने लगे। लेकिन कई बार दूतों के भेजने के बाद भी अकबर जो थे, जिसे हम भारतीय इतिहास में महान सम्राट के रूप में जानते हैं, यह अकबर ने अपने धर्म के अनुकूल बनाने में वह बिल्कुल सफल रहे। वह किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित होने का प्रयास नहीं किए। मुगलों के साथ जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों का मैत्रीपूर्ण संबंध 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी तक ही कायम रह पाया, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने मुगलों के साथ यानी मुगलों के इस तरह अगर कहा जाए मुगलों के पुर्तगालियों का जो अगर कहा जाए कि मुगलों के कुछ जहाज थे, उस जहाज को पुर्तगालियों ने लूट लिया और लूटने के साथ इस अपराध के फलस्वरूप पुर्तगालियों और मुगलों के बीच में शत्रुता पैदा हो गई और इस शत्रुता के कारण 1612 ईस्वी में जहांगीर ने दामन पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य के अंदर ईसाई धर्म के प्रचार पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि मुगल अगर चाहते तो उस समय निश्चित रूप से पुर्तगालियों को खदेड़ा जा सकता था, लेकिन वो मुगलों से संघर्ष करना नहीं चाहते थे। लोग मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित रखना चाहते थे। तो इस तरह अगर आप देखेंगे कि 17वीं सदी के प्रारंभ में जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों की शक्ति धीरे धीरे अब क्षीण होने लगी, कम होने लगी। और इससे सबसे बड़ा कारण अगर कहा जाए कि 1580 ईस्वी में पुर्तगाल को स्पेन का एक भाग ही बना दिया गया। जो पुर्तगाल था उसे स्पेन का एक हिस्सा बना दिया गया। स्पेन के शासक उस समय फिलिप द्वितीय हुआ करते थे। जो ऐतिहासिक प्रश्न है, अक्सर कंपटीशन में फिलिप द्वितीय का नाम आता है। उस समय स्पेन का शासक कौन थे, तो फिलिप द्वितीय हुआ करते थे। उस समय स्पेन की जो स्थिति थी वह स्वयं अपने आप में ही डवाडोल थी और खासकर वो पुर्तगाली व्यापारियों के हितों की रक्षा वे करने में असमर्थ खुद ही थे। अपनी पूरी तरह से जो शक्ति थी, शक्ति के बल पर पुर्तगाली व्यापारी अधिकृत क्षेत्रों की रक्षा नहीं कर सकते थे और डचों के द्वारा एम्बोयना जो क्षेत्र था, एम्बोयना से खदेड़ दिए गए। और 1622 ईस्वी में ईरान की सरकार ने इस तरह से जो ओरमन पर अधिकार कर लिया और 1640 ईस्वी में आप देखेंगे कि मलक्का से भी पुर्तगालियों का अधिकार चला गया। और इसके बाद 1656 ईस्वी में सिलोन की स्थिति को समझेंगे कि सिलोन जो था वह सिलोन से निकाल लिए गए। और 1739 ईस्वी में मराठों ने बेसिन पर भी अधिकार कर लिया और इसके साथ यानी केवल गोवा, दमन और दीव पर भी पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। इसके बाद यह प्रदेश जो था, प्रदेश के स्वतंत्र होने के बाद भी 15 वर्षों तक अगर हम कहें कि जैसे हमारा देश स्वतंत्र भी हो गया, अंग्रेजों की गुलामी से जब हम आज़ाद भी हुए, तो उस क्षेत्र पे जो अधिकार किए हुए थे, हमारे स्वतंत्रता मिलने के 15 वर्ष के बाद तक वे लोग उस जगह पे स्थापित ही थे। और 15 वर्षों के बाद यानी कि 1962 ईस्वी में वह गोवा जो राज्य है, उस राज्य को हमारा देश स्वतंत्र करा पाया।
और इस तरह से आप देखेंगे गोवा, दामन और दीव भारतीय संघ में उस समय सम्मिलित किए गए, क्योंकि संयुक्त रूप से गोवा, दामन और दीव जो थे यह पुर्तगालियों के नियंत्रण केंद्र में ही था। पुनः इसके अगले बिंदुओं पे यानी अंतिम बिंदुओं पे हम बात करेंगे कि भारत में जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के पतन का क्या कारण था, क्या वजह था कि पुर्तगालियों का पतन हो गया। तो इस पे हम देखेंगे कि पुर्तगाली जो व्यापारी थे, व्यापारियों को भारत में एक तरह से उपनिवेश करने का या उपनिवेश करने में सफलता मिली थी। इस सफलता का पुर्तगालियों ने क्या किया कि वह जो सफलता था, वह सफलता का मुख्य कारण भारतीय राज्यों का पारस्परिक संबंध ही था। और इस तरह से उस समय योग्य पुर्तगाली सेनानायक के रूप में अगर हम कहें कि योग्य पुर्तगाली सेनानायक के रूप में अगर हम बातें करते हैं कि वो विकसित तोपखाने के सहारे ही, जो हमारे देश का विकसित तोपखाना था उसके सहारे ही अगर देखा जाए कि यहाँ भारतीय स्थिति में कि भारतीय राज्यों के कुछ अंशों पर अधिकार करने में सफलता भी हासिल कर ली थी। लेकिन अल्बुकर्क की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो अल्बुकर्क की मृत्यु होने के बाद यहाँ पुर्तगाल जो था, पुर्तगाली सरकार द्वारा वायसराय की नियुक्ति भारत में नहीं की गई और अल्बुकर्क की तरह जो अगले वायसराय के रूप में यानी कि नूनो द कुन्हा अथवा जिसो डी कैस्ट्रो योग्य वायसराय नहीं हो पाए और कमजोर वायसराय के नेतृत्व में पुर्तगाली साम्राज्य जो था यहाँ विघटित होने में काफी भूमिका निभाया। फिर पुर्तगालियों का यहाँ भारतीयों के प्रति अगर देखा जाए तो भारतीयों के प्रति व्यवहार जो था पतन के मुख्य कारण बना, क्योंकि उनका व्यवहार भारतीयों के प्रति अच्छा नहीं था। पुर्तगाली व्यापारी भारतीय जहाजों को लूट लिया करते थे। इसके साथ वे समुद्र के किनारे बस्तियों पर आक्रमण कर लेते थे और बस्तियों पर आक्रमण करने के बाद वहां के स्त्री और पुरुष को बंदी बना लेते थे और बंदी बनाने के बाद उन्हें गुलाम बनाकर अफ्रीका एवं अन्य देशों के जो गुलामों का बाजार होता था वहां ले जाकर बेच दिया करते थे। और दूसरे अगर कहा जाए दूसरे देश के जो गुलाम होते थे उन्हें लाकर भारत में सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। और इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर भारतीय नरेशों ने उन्हें खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर आप देखेंगे इसके जो पतन होने के कारण में कि पुर्तगाली एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में यहाँ एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में तलीब लेकर आए हुए थे। तलीब यानी क्रॉस जिसे कहते हैं। एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में यहाँ क्रॉस लेकर आए हुए थे। भारत में आने पर यहाँ के अपार धन वैभव देखने के बाद जब यहाँ भरपूर मात्रा में धन वैभव देखे तो देखकर यह मुक्त हस्त धन बटोरने में लग गए। यह काफी धन लोलुपता इनके अंदर समा गई और धन प्राप्ति की चाह में पुर्तगाली जो थे पुर्तगाली शासन को भ्रष्ट बनाने में कहीं नहीं छोड़ा। यानी बिल्कुल पुर्तगाली शासक जो थे भ्रष्ट बन गए। अधिकारी वर्ग रिश्वत के चक्कर में यहाँ आम लोगों की सुख सुविधा पर कोई ध्यान नहीं देते थे। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे यहाँ की पुर्तगाली जो थे प्रशासन यानी कष्टदायक एवं अलोकप्रिय होने लगे और ऐसे शासन का निश्चित रूप से पतन हो जाता है कि जो जनता के प्रति लोकप्रिय नहीं रह पाता है। पुनः अगर अगले हम बिंदुओं पर विचार करें कि पुर्तगाली कट्टर ईसाई थे और कट्टर ईसाई होने के साथ वे उपनिवेश की स्थापना करने के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार करना भी अपना एक तरह से मुख्य कर्तव्य समझते थे। राज्य की स्थापना के साथ गोवा में जो गैर ईसाई थे यानी गैर ईसाई जो प्रजा पहले से वहां जो मौजूद थी उसके विरुद्ध पुर्तगालियों की एक अत्याचार शुरुआत हो गया। हम कह सकते हैं कि वहां अत्याचार शुरू कर दिए इन लोगों ने। इसके साथ बलपूर्वक लोगों को ईसाई बनाए जाने का प्रयास किया जाने लगा। और तो और यहाँ यूरोपियों को जो वैसे पुर्तगालियों का जो विरोध करते थे वैसे विरोधियों को जान से मार दिया जाता था या जिंदा जला देने का काम किया जाता था। इसके बाद पुर्तगाली को तनिक भी इसमें हिचकिचाहट नहीं होती थी, थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता था और उन्होंने एक धार्मिक न्यायालय की स्थापना भी कर दी थी। जिस धार्मिक न्यायालय का यानी कि नाम होता है इनक्विजिशन के नाम से जाना जाता है, जो उनका एक धार्मिक न्यायालय होता था। उस धार्मिक न्यायालय को इनक्विजिशन के नाम से जाना जाता था और इस न्यायालय की स्थापना पुर्तगालियों ने 1560 ईस्वी में ही कर दिया था और इसका स्थापना 1560 में गोवा में ही किया गया था। और इस धार्मिक न्यायालय की स्थापना के फलस्वरूप जो गोवा की बात कही जाएगी कि यहाँ गोवा में ईसाई धर्म का जो प्रचार किया जा रहा था वह तेजी से प्रचार किया जाना शुरू कर दिया गया था। बहुत से हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। इसके साथ उनके स्थान पर चर्च की स्थापना कर दी गई।
पुर्तगालियों के धार्मिक अत्याचार एवं कठोर अगर बातों को देखा जाए, नृशंस व्यवहार के फलस्वरूप साधारण लोगों के बीच में असंतोष बढ़ने लगा। जैसे ही लोगों के बीच में असंतोष आएगा तो पुर्तगाली साम्राज्य का विघटन होना निश्चित तय होगा, क्योंकि पूरे कौम के साथ, पूरे समाज के साथ हम विरोध पैदा नहीं कर सकते हैं। इसका अगला बिंदु हम देख सकते हैं अगले पॉइंट के रूप में कि पुर्तगाली साम्राज्य जो था, पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना के समय मुगल साम्राज्य की जड़ जो थी वह स्वयं मजबूत हो पाई थी या हो गई थी। प्रारंभ में पुर्तगाली को प्रबल विरोध का ही सामना करना पड़ा था, लेकिन जैसे ही अकबर का शासन हुआ, अकबर के समय में मुगल साम्राज्य एक तरह से कहा जाए तो अस्थायी हो गया, क्योंकि अकबर महान की बात इसके पहले ही मैंने जिक्र किया कि उसके बाद यह शासन व्यवस्था अस्थायी जब हो गया और जहांगीर के साथ पुर्तगालियों का पहला संघर्ष जब 1612 ईस्वी में हुआ, जिसमें दामन पर मुगलों के अधिकार कर ईसाई धर्म के प्रचार पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस तरह 17वीं सदी में अगर कहा जाए कि पुर्तगाली बंगाल की ओर जब फैलने लगे तो बंगाल में पुर्तगालियों ने किसी राज्य की स्थापना नहीं की थी और हम कहें कि उनके द्वारा व्यापार के नाम पर लूटपाट और अत्याचार के अलावा दूसरा कुछ नहीं चल पा रहा था। तो लूटपाट और यही अत्याचार का सिलसिला यहाँ पुर्तगालियों के द्वारा चालू था। जहांगीर के बाद यहाँ शाहजहां हुए। शाहजहां मुगल साम्राज्य का एक नया शासक नियुक्त हुए और बंगाल के सूबेदार की आज्ञा की अवमानना कर पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों ने हुगली में ही एक कोठी स्थापित कर लिया था और शाहजहां के आदेश पर पुर्तगालियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की गई थी और उनके हुगली की कोठियां नष्ट करने का भी काम किया गया। उनके जहाज जला डाले गए और अनेक पुर्तगालियों को मार दिया गया और जो बचे हुए पुर्तगाली थे उनको बंदी बनाकर आगरा में लाके किले में बंद कर दिया गया। मुगलों की शक्ति का सामना करने में पुर्तगाली बिल्कुल असमर्थ रहे और बचे हुए जो पुर्तगाली थे, जैसे अभी बताया गया कि उनको आगरा में बंद कर दिया गया। तो इस तरह से कहा जाए कि मुगलों के अतिरिक्त जो मराठे थे, बीजापुर एवं इकेरी की नायक थे, इनके विरोध का भी पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उनका नवनिर्मित प्रभाव क्षेत्र तुरंत ही नष्ट हो गया। इसके अगले बिंदु पे अगर हम देखते हैं कि ब्राजील का जब पता लग गया, तो जैसे ही ब्राजील देश का पता लगा तो पता लग जाने के बाद पुर्तगालियों का ध्यान भारत की ओर से स्वाभाविक रूप से हट गया और भारत एक विशाल देश था और इस विशाल देश पर जहां साम्राज्य की स्थापना करने में अनेक शक्तियों के साथ पुर्तगालियों के साथ पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों को संघर्ष करना पड़ सकता था। तो पुर्तगाली स्वयं एक छोटा सा देश था, यानी पुर्तगाल ही एक छोटा देश था और छोटे देश के लोग एक बड़े साम्राज्य पे कैसे राज्य स्थापित कर सकते हैं, उनकी शक्ति सीमित थी और शक्ति सीमित होने के साथ भारत की अपेक्षा वे ब्राजील को ही अपनी सारी शक्ति केंद्रित करने में लगा दिए और भारत की तरफ से जो उनका राजनीतिक मानचित्र था वह मानचित्र की तरफ से, भारतीय मानचित्र की तरफ से अपना ध्यान केंद्रित करके वह ब्राजील की तरफ ध्यान आकृष्ट कर लिए। इसके अगले बिंदुओं के रूप में देखेंगे कि पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों की व्यापारिक समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के कई देश भारत में प्रवेश जब पाने की चेष्टा करने लगे थे, तो यहाँ हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड में कई कंपनियों की स्थापना की गई। इन कंपनियों के साथ देखेंगे, इन कंपनियों के आगमन के साथ यहाँ पुर्तगालियों का भारतीय व्यापार पर जो एकाधिपत्य था वह खत्म कर दिया गया और विभिन्न कंपनियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा प्रारंभ यहाँ पे हुई, उसमें पुर्तगाली कंपनी बराबरी करने में असमर्थ हो गई और इसका कारण आप देखेंगे कि पुर्तगालियों के प्रतिस्पर्धा के कारण ही भारत में पुर्तगाली जो साम्राज्य था वह अधिक दिनों तक टिके रहने में बिल्कुल सक्षम नहीं रह सका। इसके अगले बिंदुओं पर देखेंगे कि पुर्तगाल और स्पेन की बात, कि पुर्तगाल और स्पेन का एकीकरण जब 1580 ईस्वी में हुआ तो फिलिप द्वितीय यूरोपीय राजनीति में अधिक दिलचस्पी रखता था और स्पेन एक कैथोलिक देश था। स्पेन एक कैथोलिक देश होने के साथ साथ यहाँ इंग्लैंड और हॉलैंड प्रोटेस्ट एक देश के रूप में था और कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच में आप देखेंगे, जो कैथोलिक के बीच में और प्रोटेस्टेंटों के बीच में एक तरह से धर्म युद्ध हुआ और इस धर्म युद्ध के स्वाभाविक रूप से स्पेन जो था यहाँ धर्म युद्ध में व्यस्त था और युद्ध की व्यस्तता के कारण आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि उसकी व्यस्तता के फलस्वरूप व्यापारिक जो हित थे उसकी उपेक्षा कर दी गई और व्यापारिक जो अवनति था, इस अवनति के दौरान लिस्बन नामक जगह पे जो लिस्बन का महत्व था वह घट गया और लिस्बन का महत्व जैसे ही घट गया तो स्पेन की सरकार भारतीय पुर्तगाली कंपनियों की स्थिति को देखेंगे कि कंपनी की रक्षा नहीं कर सकी और इसका स्पेन की सरकार द्वारा जो अधिकारी भारत के लिए थे तो उस भारत में भेजे गए थे, उन्होंने यहाँ की धन दौलत को
जो धन दौलत था उसे लूटते हुए या लूटने में ही अपना ध्यान केंद्रित कर दिया था। और ऐसी अवस्था में पुर्तगाली साम्राज्य की अनेक प्रकार की जो समस्याएं थी, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ऐसी कंपनियां उसके बाद में आई जो उन्हें उन पे बिल्कुल हावी हो गई। इसके बाद अंततः हम यह बात कहेंगे कि प्रारंभ में जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों में शौर्य बल था, उनके अंदर क्षमता था और इसके साथ गौरव की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और परंतु भारत में जब वो आए तो भारत में आने के बाद उनमें धन की अधिकता व्याप्त हो गई और धन की अधिकता के कारण विलासिता की भावना भी बढ़ गई। जब जैसे ही विलासिता की भावना बढ़ गई तो यहाँ धन लोलुपता के कारण पुर्तगाली अधिकारी अधिक क्रूर हो गए, अधिक हठी हो गए और यहाँ तक कि वो भ्रष्ट भी हो गए। पुर्तगालियों ने भारतीय समाज में जो यहाँ की निम्न श्रेणी के, निम्न जाति के जो लोग थे या निम्न जाति की जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उनसे विवाह करने की एक तरह से प्रथा चलाई। उनका यह सोच था कि अगर उन्हें यह बिल्कुल विश्वास हो चुका था कि मिश्रित विवाह प्रणाली से वे सैनिक और नाविकों की संख्या बढ़ा लेंगे, या भारत में सैनिक और नाविक की संख्या रख लेंगे जो उन लोगों के वंशज के रूप में होंगे। और इस तरह से, परंतु पुर्तगालियों की आशा के विपरीत देखने के लिए मिला, क्योंकि यहाँ जैसे ही मिश्रित नस्ल के बच्चे हुए, मिश्रित नस्ल के बच्चे वे अधिक भ्रष्ट हो गए, अधिक लोभी हो गए और अधिक घमंडी निकल गए। तो निश्चित रूप से वे पुर्तगालियों को और नष्ट करने में योगदान दिए और खासकर योग्यता का स्थान यहाँ कुटिलता और अन्याय ने ले लिया। और इस तरह से पुर्तगाली जो शासन व्यवस्था था, वह शासन व्यवस्था लोकप्रिय ही नहीं हो सका भारत में, और लोकप्रियता खोकर आज तक कोई भी अस्थायी सरकार न तो रही है और न भविष्य में रहने की संभावनाएं हो सकती है। जिस सरकार की लोकप्रियता समाप्त हो जाती है वह सरकार स्वतः ही चली जाती है। इस तरह से यहाँ पुर्तगालियों की लोकप्रियता जैसे ही भारत से समाप्त होती है, पुर्तगालियों का नष्ट होना, पुर्तगालियों का भारत से जाना यह तय हो जाता है। तो आज का बस इतना ही। अगले सीरीज में फिर हम मिलते हैं, तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।